शंकर अपनी पत्नी कौशल्या और अपनी 20 वर्षीय बेटी गौरी के साथ घने जंगल में एक सूखे कुएं के पास निराश बैठा था। तीनों के चेहरे पर भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। निराश बैठने से क्या होगा? कुछ सोचो, हम 2 दिन से भूखे हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन गौरी की चिंता है। ये सुनते ही गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। शंकर ने अपनी बेटी गौरी की ओर देखा। ए गौरी बिटिया, मैं जानता हूँ कि तू ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारा मन रखने के लिए कह रही है। बेटा, 2 दिन से तो तूने भी कुछ नहीं खाया ना। इतना कहते ही शंकर फूट फूट कर रोने लगा। जमींदार ने हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया कौशल्या। कौशल्या भी रोने लगी। उसने केवल हमारे साथ ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के साथ बड़ा अन्याय किया है। जिस तरह से हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, उसी तरह गांव वाले भी भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। तभी अचानक उस सूखे कुएं के अंदर से रंग बिरंगी किरणें चमकने लगी। अगले ही पल एक सुंदर पुरुष वहाँ प्रकट हुआ। वो मुस्कुराते हुए शंकर की ओर देखने लगा। हाँ, तुम्हारी दुख भरी कहानी मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। ये देखकर शंकर, गौरी और कौशल्या चौंक गए। आप कौन है? मैं इसी कुएं के अंदर वास करता हूँ। तुम यूं कह सकते हो कि मैं इस कुएं का देवता हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते शंकर के सामने एक मिट्टी का चूल्हा प्रकट हो गया। ये कोई साधारण मिट्टी का चूल्हा नहीं है, ये जादुई मिट्टी का चूल्हा है। इस पर जो भी बर्तन रखोगे और जिस भी खाने की कल्पना करोगे, वो अपने आप पक जाएगा। और अगर तुम इस भोजन को गरीबों और जरूरतमंदों में पुण्य की नियति से बांटोगे, तो ये चूल्हा तुम्हें धन भी देगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने लालच की नियत से इस चूल्हे का उपयोग किया, तो ये चूल्हा श्रापित भी कर सकता है तुम्हें। इतना कहते ही कुएं का देवता रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। अब सवाल ये था कि शंकर, गौरी और कौशल्या घने जंगल में उस सूखे कुएं के पास क्यों बैठे थे? आखिर जमींदार ने गांव वालों के साथ ऐसा क्या किया था? और क्या शंकर इस जादुई चूल्हे से गांव वालों की मदद करेगा? धौलपुर गांव में चौधरी नाम का एक दबंग जमींदार राज करता था। धौलपुर गांव सूखे की भयानक समस्या से जूझ रहा था। सारे गांव में अकाल का माहौल था। गांव का मुखिया एक सूखे पेड़ के नीचे बैठा था और उसके सामने कई गांव वाले बैठे थे। हाँ गांव वालों, पिछले कई वर्षों से हमारे गांव में वर्षा नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि अब हमें ये गांव खाली करना होगा और कहीं और चले जाना चाहिए। आखिर कब तक हम अपने बीवी बच्चों को भूख से तड़पते हुए देखते रहेंगे? गांव वालों के बीच बैठा एक बूढ़ा किसान, जिसका नाम सुखदेव था, उठकर बोला। अरे ये कैसी बातें करते हो मुखिया? अगर तुम्हें हिम्मत हारने वाली बातें करोगे तो हम ये गांव वाले क्या करेंगे भाई? क्या गांव छोड़ने के अलावा और कोनो उपाय ना है? अब भला और क्या उपाय हो सकता है? जमीन में अनाज उगना बंद हो गया। अब तो तालाब और कुएं भी सूखने लगे हैं। और क्या उपाय होगा? तभी शंकर, जो वहां बैठा था, उठकर बोला। मुखिया जी, हमारे गांव के जमींदार के गोदाम में तो अनाज ठूस ठूस के भरा हुआ है। क्या ऐसे समय में वो हमारी सहायता नहीं कर सकता? मुखिया गहरी सोच में डूब गया। हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो एक बार उससे मदद मांग के देख लेते हैं। चलो भाइयों, सब लोग चलो, आओ। कुछ देर बाद मुखिया गांव वालों को लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया।
हरि ओम हरि नारायण नारायण न। जमींदार अपनी हवेली के आंगन में खड़ा था। उसने मुखिया और गांव वालों को देखा। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है? आज सब के सब मेरी हवेली का रास्ता कैसे भूल गए? क्यों मुखिया जी? जमींदार, बात यह है कि तुम तो जानते हो कि पूरा गांव सूखे से पीड़ित है। हर घर में अनाज लगभग खत्म हो चुका है। तुम्हारे गोदाम अनाज से भरे हुए हैं। कृपया करके हम सब गांव वालों की मदद करो। अगर तुम थोड़ा सा अनाज सब में बांट दोगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, तो हम सब की खाने पीने की समस्या दूर हो सकती है। जमींदार कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। चलो ठीक है। अरे ठीक है मुखिया जी, मुझे सोचने के लिए 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है। मुखिया चुपचाप गांव वालों को लेकर वहां से लौट गया। हवेली के बाहर शंकर ने मुखिया से पूछा, मुखिया जी, सही बताऊं तो मुझे ये जमींदार की बात समझ में आई नहीं। माने कि आखिर उसे 2 दिन का समय क्यों चाहिए सोचने के लिए? ऐसा क्या सोच लेगा वो? मतलब 2 दिन तक गांव वालों को और परेशानी झेलनी पड़ेगी। मुझे तो लगा था कि वो मना कर देगा, लेकिन उसने 2 दिन का समय मांगा है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। चलो भाई, चलो चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर लौट गए। जमींदार अपनी हवेली में गहरी सोच में बैठ गया। तभी उसका नौकर भानु वहां आ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई चौधरी जी। हुजूर, जब गांव वालों ने आपसे अनाज मांगा तो आपने उनके मुंह पर मना क्यों नहीं कर दिया? देख भानु, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बरसों से मेरा सपना रहा है कि इस गांव की सारी जमीनें मेरे नाम हो जाए और ये सारे किसान मेरे गुलाम बन जाए। इसीलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा बनने का अभिनय करना पड़ा। लेकिन अब मैं सोच में पड़ गया हूं कि 2 दिन बाद जब गांव वाले अनाज मांगने आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा। बहुत अच्छा अभिनय किया मालिक। हुजूर, अब थोड़ा बहुत अनाज तो देना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसी रात आकाश काले बादलों से घिर गया। तेज वर्षा शुरू हो गई और पूरी रात होती रही। सुबह तक गांव की सूखी जमीन हरियाली से भर उठी और गांव के कुएं व तालाब पानी से भर गए। जमींदार अपनी हवेली की खिड़की से बाहर वर्षा का मौसम देख रहा था। हाँ हुजूर, चौधरी साहब, ये तो वर्षा हो गई। अब मुझे नहीं लगता कि गांव वाले आपसे अनाज मांगने भी आएंगे। वर्षा बिल्कुल सही समय पर हुई है भानु। गांव वालों के पास इस समय अनाज बिल्कुल नहीं है और उनके पास जो थोड़ा बहुत धन था वो भी खर्च हो चुका है। जमीन हरी हो गई है, लेकिन उसमें फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? बीज। और बीज खरीदने के लिए क्या चाहिए होता है भानु? धन। अब मैं आपकी योजना समझ गया। अब मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा और बीज के लिए सारे किसानों को कर्ज दूंगा। फिर उन पर भारी ब्याज लगाकर उनकी सारी जमीनों पर कब्जा कर लूंगा और फिर उन्हें अपना गुलाम बना लूंगा। कुछ देर बाद जमींदार स्वयं गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, तो बात यह है कि देखिए, अब सूखे की समस्या तो समाप्त हो गई है, लेकिन अभी एक और समस्या खड़ी हो गई है। अब कौन सी समस्या है जमींदार जी? अरे समस्या है किसानों को भाई फसल बोने के लिए बीज की आवश्यकता तो होगी ना। हाँ, और बीज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होगी। मैं सभी किसान भाइयों को कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मुखिया खुश हो गया। अरे वाह 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 वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है जमींदार जी। हाँ,
कुछ देर बाद गांव वालों को लेकर आ जाना। जिसे बीज खरीदने के लिए जितना धन चाहिए मैं उसे कर्ज दे दूंगा। और हाँ, मैं उन्हें अतिरिक्त धन भी दूंगा। जब तक उनकी फसल तैयार ना हो जाए तब तक उनके घर का खर्च भी तो चलना चाहिए ना, है ना? ये सुनकर मुखिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, अरे मैं तो तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता रहा। हाँ, अरे तुम तो देवता निकले जमींदार, देवता। जमींदार वहाँ से चला गया। अगले दिन मुखिया गांव के सभी किसानों को लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। जमींदार ने मुखिया के सामने बहुत सारा धन और कुछ कागज रख दिए। हाँ, तो जो भी किसान कर्ज ले, मुखिया जी आप अपने सामने इस सादे कागज पर उनसे अंगूठा लगवा लीजिएगा, ठीक है ना? ये लो। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। है? अरे अंगूठा क्यों लगवाना चाहते हो जमींदार? जमींदार मुस्कुराया। अरे मुखिया, ताकि लेन देन में कोई भूल चूक ना हो जाए। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि कागज पर अंगूठा नहीं लगवाना, चलो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, न लगवाओ। ये सुनकर मुखिया मुस्कुरा दिया। नहीं 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 नहीं, अरे भाई तुम इतना बड़ा उपकार कर रहे हो, हमें भी तो तुम पर भरोसा करना चाहिए ना। नहीं नहीं लगवा लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, एक एक करके आओ आओ आओ। हाँ यहाँ लगाओ लगाओ। मुखिया ने अपने हाथों से सभी किसानों को कर्ज दिया और सबके अंगूठे सादे कागज पर लगवा लिए। कुछ देर बाद मुखिया गांव वालों को लेकर वहां से चला गया। जमींदार के चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। दूसरी ओर शंकर कर्ज का धन लेकर अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी कौशल्या को बताई। अरे कौशल्या, हमारा जमींदार तो एकदम देवता स्वरूप निकला। हम पता नहीं उसके बारे में क्या क्या उल्टा सीधा सोचते थे। लेकिन गौरी, जो पूरे गांव में सबसे बुद्धिमान लड़की मानी जाती थी, अपने पिता की ओर देखने लगी। पिताजी, लेकिन जमींदार का अचानक से यूं बदल जाना मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा गौरी? आप खुद ही सोचिए, सूखे के समय उसने हमारी कोई मदद नहीं की, लेकिन अचानक वे बीज के लिए सबको कर्ज देने लगा, और तो और वे सबको अतिरिक्त धन भी दे रहा है ताकि 1 महीने तक का घर का चूल्हा जल सके। शंकर हल्का सा हंस पड़ा। अरे बेटा, तुम बेवजह जमींदार के बारे में उल्टा सीधा सोच रही हो। इंसान का मन कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। चलो अब मैं बाजार जाऊंगा, बीज खरीदूंगा और मेहनत से धरती का सीना चीर कर अनाज उगाऊंगा। फिर देखना, हमारे खेतों में फिर से लहलहाती फसलें होंगी। चलो भाई, मैं जाता हूँ। अपने पिता की खुशी देखकर गौरी की आंखों में भी खुशी की चमक आ गई और वो मुस्कुराने लगी। कुछ दिनों बाद खेतों में बोई गई फसल पककर तैयार हो गई। चारों ओर सुनहरी बालियां लहलहा रही थी। तभी गांव का मुखिया दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। शंकर, ए शंकर, शंकर, हाँ, अरे शंकर, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। शंकर, धोखा। अरे धोखा? कौन सा धोखा हो गया मुखिया जी, क्या बात कर रहे हैं? अरे जमींदार ने अच्छा बनने का केवल अभिनय किया था। वो सारे किसानों की जमीन खाली करवा रहा है। उसने वो जो सादे कागज पर सब किसानों से अंगूठे लगवाए थे ना, और अब उसी कागज पर अपनी मनमानी ब्याज लिख दी है। ये सुनकर शंकर बुरी तरह से चौंक गया। क्या? अरे अगर मेरे हाथ से मेरी जमीन चली गई तो फिर मैं क्या करूंगा मुखिया जी? इतने में जमींदार अपने नौकर भानु के साथ मुस्कुराते हुए वहां आ पहुंचा। उसने शंकर के हाथ में वही कागज थमा दिया जिस पर उसका अंगूठा लगा हुआ था। अरे करना क्या है भैया, इस कागज में जितनी रकम और ब्याज लिखी है मुझे लौटा दो, और अगर धन नहीं है तो इसी समय खेत छोड़कर चले जाओ, और क्या करना है। ये सुनकर शंकर की आंखों में आंसू आ गए। शंकर निराश होकर अपने परिवार के साथ घर लौट आया। कुछ समय बीतते बीतते गांव वालों के पास सारा अनाज और धन खत्म हो गया।
उनके खेत भी उनके हाथ से चले गए और पूरे गांव में भूखमरी फैलने लगी। कौशल्या, अब तो इस गांव को छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। चलो किसी दूसरे राज्य में जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। चलो। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। पिताजी, मुझे पहले ही शक था कि जमींदार के इरादे ठीक नहीं है। कुछ देर बाद शंकर अपने परिवार को लेकर जंगल के रास्ते से दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ा। 2 दिन की भूख के चलते शंकर का परिवार कमजोर हो गया था। अचानक कौशल्या को चक्कर आ गए। क्या हुआ कौशल्या? क्या हो गया? क्या बात है? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस चक्कर आ गए हैं। शंकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर दूर एक कुएं पर पड़ी। चलो कुछ देर उस कुएं के पास बैठकर आराम कर लेते हैं। अगर उसमें पानी हुआ तो पानी भी पीकर थोड़ी राहत मिल जाएगी। आओ आओ। शंकर अपने परिवार को लेकर उस कुएं के पास पहुंचा, लेकिन जब उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो वो पूरी तरह सूखा हुआ था। ये देखकर शंकर की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी पत्नी कौशल्या के साथ गांव के दुखों की बात करने लगा। तभी अचानक कुएं के अंदर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते शंकर के सामने एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। देखते हैं कुएं के देवता की बातों में कितनी सच्चाई है। इतना कहकर कौशल्या ने एक खाली बर्तन उस चूल्हे पर रख दिया और स्वादिष्ट भोजन की कल्पना करने लगी। अचानक रंग बिरंगी किरणें चमकी और उस बर्तन में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान प्रकट हो गए। अरे वाह 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 वाह, इसका मतलब ये सचमुच जादुई चूल्हा है। देखा कौशल्या, देखा बेटी। खाओ 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 खाओ, पेट भर के खाओ। तीनों ने बैठकर भोजन किया और कई दिनों बाद उनका पेट भरा था। कुछ देर बाद गौरी ने अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, अब हमें गांव वापस चलना चाहिए। गांव वाले भी भूख से परेशान होंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटी। मैं भी यही सोच रहा था। चलो चलते हैं, चलो। शंकर अपने परिवार और उस जादुई चूल्हे को लेकर वापस गांव लौट आया। वो सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, गांव के लोगों को जब भी भूख लगे उन्हें मेरे घर भेज दीजिएगा। ये सुनकर मुखिया चौंक गया। है? तेरे पास तो खुद के खाने के लाले पड़े हैं, भूखे लोगों का क्या करेगा? है? अरे पहले लाले पड़े थे, अब थोड़ी। शंकर ने धीरे धीरे मुखिया को कुएं की सारी घटना बता दी। देखिए, हाँ तो मैंने फैसला किया है कि मैं गांव वालों की मदद करूंगा, लेकिन इस रहस्य के बारे में किसी को बताइएगा मत, ठीक है? मुखिया के आंखों में आंसू आ गए। शंकर, अगर कोई और होता तो गांव छोड़कर चला जाता, लेकिन तू वापस आया ताकि गांव की मदद कर सके। शाबाश शाबाश शाबाश। उस दिन पूरे गांव के लोग शंकर के घर आकर भोजन करने लगे। एक दिन गौरी अपने पिता शंकर के पास आई। पिताजी, कुएं के देवता ने कहा था कि इस जादुई चूल्हे से धन भी प्रकट हो सकता है। अगर धन प्रकट होने लगे तो हम जमींदार का कर्ज चुका सकते हैं और गांव वालों के लिए फिर से अपने खेतों में हल चलवा सकते हैं। तुम सही कह रही हो बेटी। रुको। इतना कहकर शंकर जादुई चूल्हे के पास गया। उसने चूल्हे पर एक खाली बर्तन रखा और धन की कल्पना की। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और उस बर्तन में सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अब हम जमींदार के कर्जदार नहीं रहेंगे। उसी दिन शंकर ने गांव के मुखिया को बुलाया और उसे सारी बात बता दी। मैं एक एक करके यहाँ गांव वालों को भेजता रहूंगा, ठीक है? उस दिन के बाद शंकर रोज सोने के सिक्के मुखिया को देने लगा। मुखिया उन सिक्कों को लेकर हर दिन किसी एक किसान का कर्ज जमींदार को चुका देता। धीरे धीरे गांव के किसानों की जमीन जमींदार के हाथों से छूटने लगी। जमींदार ये देखकर क्रोधित हो गया। अरे भानु, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन भूखे नंगे गांव वालों के पास में इतना धन कहां से आ गया, कहां से आया? जमींदार जी, मैंने देखा है कि सारे गांव वाले शंकर के घर जाते हैं। यहाँ तक कि मुखिया भी रोज उसके घर जाता है।
और मुझे तो लगता है कि कोई रहस्य है जो हमसे छुपा हुआ है मालिक। तो ठीक है, आज से हम शंकर के घर पर नजर रखेंगे। उस दिन से जमींदार और भानु छिपकर शंकर के घर पर नजर रखने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि शंकर जादुई चूल्हे पर खाली बर्तन रखता है और उसमें सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं। ये देखकर जमींदार बुरी तरह चौंक गया। हाँ भानु, ए भानु, जो कुछ मैंने देखा क्या वो सच है? 100% सच है जमींदार जी। अरे इसके पास जादुई चूल्हा है, जादुई चूल्हा। तो फिर मैं उस चूल्हे को छीन लूंगा। रुको जमींदार जी, रुके। अरे चौधरी साहब रुकिए। आधे से ज्यादा किसान कर्ज से मुक्त हो चुके हैं और वो सब शंकर का सम्मान करते हैं। अगर आपने चूल्हा छीना ना तो आधा गांव आपके खिलाफ हो जाएगा। जमींदार कुछ देर सोचने लगा। अरे तो फिर बताओ भानु, हम क्या करें? ऐसे देखते रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? क्या करें क्या? रुकिए सुनिए, एक काम करते हैं, हम महाराज के पास जाकर इस जादुई चूल्हे की खबर दे देते हैं। महाराज शंकर से चूल्हा छीन लेंगे और गांव वाले फिर से खाली हाथ रह जाएंगे। जमींदार और भानु राजमहल की ओर निकल पड़े। उसी समय राजमहल में एक दुखद घटना घट चुकी थी। राजा विक्रम गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर अपने कक्ष में पड़े थे। राजा विक्रम का छोटा भाई केशव कक्ष के बाहर चिंतित अवस्था में टहल रहा था। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और राजगुरु बाहर आए। महाराज विक्रम अब इस संसार में नहीं रहे। अब हमें उनके पुत्र राजकुमार अर्जुन को राजा घोषित करना होगा। ये सुनकर केशव अचानक हंसने लगा। लेकिन राजकुमार अर्जुन तो इस समय शिकार खेलने गया है। पता नहीं वो कब लौटेगा और तब तक राजगद्दी खाली नहीं रख सकते। इसीलिए हम स्वयं को राजा घोषित करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता राजगुरु? मैं और विक्रम एक ही माता के पुत्र तो हैं। जितना अधिकार इस राज्य पर विक्रम का था उतना ही मेरा भी तो है। और अब मैं ही इस राज्य का राजा हूं। इतना कहकर केशव राज दरबार में पहुंचा और सबके सामने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। वो जाकर सीधे सिंहासन पर बैठ गया। ये देखकर सेनापति चौंक गया और तुरंत राजगुरु के पास पहुंचा। राजगुरु, इसने तो स्वयं को राजा घोषित कर दिया। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। आप तो जानते हैं कि ये कितना बिगड़ैल स्वभाव का है। राजगुरु चिंतित हो गए। हाँ, अब क्या किया जा सकता है? राजा विक्रम का पुत्र यहाँ है नहीं। अगर वो होता तो मैं अवश्य आवाज उठाता। सेनापति गहरी चिंता में पड़ गया। मुझे डर है कि जब राजकुमार अर्जुन वापस आएंगे तो केशव उन्हें जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो शुरू से ही राजगद्दी चाहता था। उसी समय जमींदार और उसका नौकर भानु राज दरबार में पहुंचे। सिंहासन पर बैठा केशव दोनों को घूरते हुए देखने लगा। कौन हो तुम दोनों? महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। मैं दौलतपुर गांव का जमींदार हूं और ये मेरा नौकर भानु है। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूं महाराज, जिसे सुनकर आप प्रसन्न हो जाइएगा। ये सुनकर केशव मुस्कुराने लगा। अच्छा तो जल्दी से बताओ। आज सिंहासन पर हमारा पहला दिन है और हम पहले से ही बहुत खुश हैं। अगर तुम्हारा समाचार हमें पसंद आया तो हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। बताओ। महाराज, हमारे गांव में एक किसान है जिसका नाम है शंकर। उसके पास एक चूल्हा है, लेकिन वो साधारण चूल्हा नहीं है महाराज, बल्कि वो जादुई चूल्हा है।
ये सुनकर केशव चौंक गया। क्या जादुई चूल्हा? ये क्या बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, उस पर अगर खाली बर्तन रखा जाए तो किसी भी भोजन की कल्पना करिए, उसके बाद बर्तन में भोजन प्रकट हो जाता है। ये सुनकर केशव हंस पड़ा। अरे क्या ये गरीबों वाली बातें करते हो? क्या हमारे पास खाने की कमी है जो हम उस चूल्हे को केवल भोजन के लिए छीनेंगे? हमें तुम्हारा ये समाचार पसंद नहीं आया। महाराज, महाराज पूरी बात तो सुनिए। उस चूल्हे से भोजन भी निकलता है, साथ ही साथ सोना, चांदी, हीरा, मोती ये भी मांगे जा सकते हैं और वो भी प्रकट हो जाते हैं बर्तन में ही। ये सुनते ही केशव की आंखों में लालच की चमक आ गई। अब हमें तुम्हारा समाचार पसंद आया। और सुनो, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। महाराज, उस किसान शंकर को उसके परिवार सहित और उस चूल्हे के साथ यहाँ बुलवा लीजिए और जांच पड़ताल कर लीजिए। केशव ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया। जाओ, शंकर को उसके परिवार सहित यहाँ लेकर आओ और वो चूल्हा जरूर साथ लेकर आना। जाओ। कुछ ही देर बाद सैनिक शंकर, गौरी और कौशल्या को वहां ले आया। जमींदार और भानु को देखते ही शंकर सब समझ गया। वो धीरे से कौशल्या से बोला, भाग्यवान, जब सैनिक हमें बुलाने आया था ना और चूल्हे का जिक्र किया, तभी मुझे लगा था कि हमारा रहस्य किसी को पता लग गया है। तभी केशव ने शंकर की ओर देखा। ओह, अपनी पत्नी से बातें बाद में कर लेना। तुम्हारे गांव के जमींदार का दावा है कि ये चूल्हा जादुई है। क्या ये सत्य है? हाँ महाराज, ये सत्य है। और ये चूल्हा तुम्हें किसने दिया? शंकर ने पूरी घटना केशव को बता दी। जमींदार ने बेईमानी से किसानों को दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपने परिवार के साथ जंगल के कुएं के पास बैठा था। मेरी हालत देखकर कुएं के देवता को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने ये जादुई चूल्हा मुझे दे दिया। जमींदार ने जो किया सो किया, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। अब ये चूल्हा तुम्हारे पास नहीं बल्कि हमारे पास रहेगा। इतना कहकर केशव सिंहासन से उतरा और जादुई चूल्हा छीन लिया। उसने चूल्हे पर एक खाली बर्तन रखा और आदेश दिया। ए जादुई चूल्हे, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि इस बर्तन को इतने हीरों से भर दो जितने संसार में किसी भी राजा के पास नहीं है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और बर्तन में हीरे प्रकट हो गए। ये देखकर केशव जोर जोर से हंसने लगा। अरे वाह 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 वाह, ये तो चमत्कार हो गया। अब मैं और हीरे मांगूंगा। नहीं 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 महाराज, ऐसी गलती ना कीजिएगा। कुएं के देवता ने चेतावनी दी थी कि अगर लालच से इस चूल्हे का उपयोग किया गया तो श्रापित हो जाइएगा। केशव क्रोध से भर गया। चुप रहो तुम, बीच में हमें टोको नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चेतावनी देने की? हम किसी चेतावनी उतावनी को नहीं मानते। राजा है हम, राजा, इस राज्य के राजा हैं हम। इतना कहकर केशव ने फिर आदेश दिया। ए चूल्हे, चलो मुझे और हीरे दो, निकालो। अगले ही पल चूल्हे से रंग बिरंगी किरणें निकली और केशव के शरीर पर पड़ी। देखते ही देखते केशव पत्थर का बन गया। महल में हाहाकार मच गया। उसी समय राजकुमार अर्जुन भी महल में आ गया। हाँ, अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर हम तुरंत यहाँ आए, लेकिन चाचा ये पत्थर के कैसे बन गए? सेनापति ने सारी घटना राजकुमार अर्जुन को बता दी। अगर ये पत्थर के नहीं बनते तो आपको देखते ही कारावास में बंद कर देते, क्योंकि इन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था राजकुमार। ये सुनकर राजकुमार अर्जुन ने
घृणा से अपने चाचा की ओर देखा। चाचा, तुमने अपने ही भतीजे के राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा हुआ, तुम्हें अपने लालच का दंड मिल गया। इतना कहकर राजकुमार अर्जुन सिंहासन पर बैठ गया। अब से हम इस राज्य के राजा हैं। शंकर ने हाथ जोड़कर सारी घटना राजकुमार अर्जुन को बता दी। राजकुमार अर्जुन ने क्रोध से जमींदार की ओर देखा। राजा बदल गया है जमींदार, और ये राजा अन्याय सहने वाला राजा नहीं है, बल्कि न्याय करने वाला राजा है। तुमने बहुत पाप किया। तुमने गांव वालों की जमीन हड़प ली, और जब शंकर उनकी मदद करने लगा तो वो भी तुमसे देखा नहीं गया। तुम उसकी शिकायत करने महल आ गए। तुम जैसे लोगों की जगह बाहर नहीं, बल्कि कारागार में होती है। राजकुमार अर्जुन ने सेनापति को आदेश दिया। सैनिकों, जमींदार और उसके नौकर भानु को हमेशा के लिए कारागार में बंद कर दो, और सभी गांव वालों की जमीनें उन्हें वापस कर दी जाए। जमींदार और भानु के चेहरे उतर गए, लेकिन सेनापति ने उन्हें पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। राजकुमार अर्जुन ने जादुई चूल्हा शंकर को लौटा दिया। शाबाश शंकर, जाओ, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना। जाओ। शंकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गांव लौट गया और सारी घटना मुखिया को बता दी। यही थी मिट्टी के चूल्हे का रहस्य, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता।